एक सास की 5 अनोखी बहुएं। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में रमेश अपनी पत्नी शारदा और अपनी 5 अनोखी बेटी राधा, सोनम, शगुन, आरती, ममता के साथ रहता था। उसकी 5 बेटियों के अंदर एक अनोखी खूबी थी। किसी की नाक लंबी, किसी की आंख बड़ी, तो किसी के हाथ बड़े, तो किसी के पैर बड़े, वहीं किसी के अंदर आग वाली शक्ति। रमेश मुखिया के खेतों में खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा किया करता था, लेकिन इतने में उसका कुछ नहीं होता था। एक दिन वह शारदा से कहता है, अरे शारदा, अब मैं तुझे क्या बताऊं। एक तो काम सही से नहीं चलता और फिर मुखिया पैसे देने में भी आनाकानी करता है। मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता ये सताती है कि मैं अपनी 5 अनोखी बेटियों की शादी कैसे करूंगा। अरे कौन करेगा इनसे शादी। देखिए, चिंता मत कीजिए, भगवान कुछ ना कुछ जरूर करेगा और हमारी परेशानियों को दूर करेगा। अगर ऐसे ही भगवान के भरोसे रहा तो पता नहीं अपनी बेटियों की शादी कब करूंगा। वह इतना सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पंडित आता है और रमेश से कहता है, अरे रमेश भाई साहब, कैसे हो? सब कुछ ठीक है? हाँ पंडित जी, सब ठीक है। तुम बताओ अपनी कैसे आना हुआ। दरअसल मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। रिश्ता? कैसा रिश्ता? अरे हमारे गांव के हरिश्चंद्र भाई साहब के 5 बेटे हैं और वो अपने 5 बेटों की शादी एक साथ करवाना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारी बेटियों के लिए रिश्ता भेजा है। लेकिन पंडित जी, हरिश्चंद्र तो बहुत अमीर आदमी है, उसे तो अपने बेटों के लिए एक से एक लड़की मिल जाएगी। फिर मेरी बेटियां ही क्यों चुनी उन्होंने? अरे रमेश भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उन्हें गरीब और संस्कारी लड़कियां चाहिए जो कि तुम्हारी बेटियां हैं। अब तुम कहो तो मैं तुम्हारी बेटियों के रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। अरे नेकी और पूछ पूछ, जब इतने बड़े घर का रिश्ता आया है तो हम मना कैसे कर सकते हैं। हमारी बेटियां तो भाग्यशाली होंगी उस घर के बेटों से शादी करके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर पंडित वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद शारदा और रमेश बहुत खुश होते हैं और अपनी 5 बेटियों को बुलाकर कहते हैं, तुम 5 को मैंने बहुत ही मेहनत से पाला है। तुम 5 बहुत अच्छे से जानती हो कि हमारे घर के हालात कैसे हैं, लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा देखो। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए इतने बड़े घर का रिश्ता भेजा है कि तुम सदा जिंदगी में खुशी रहोगी। हाँ बेटी, वहाँ जाकर अपने इन गरीब माँ बाप को भूल मत जाना। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो भला? बेटियाँ कभी अपने माँ बाप को भूलती हैं क्या? मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आपसे मिलने आती रहूंगी। देखो पिताजी, मैं नहीं जानती कि आने वाला कल हमारा कैसा होगा, लेकिन आपने हमारे लिए कोई फैसला लिया है तो वो जरूर ठीक ही होगा। अरे वाह, अब हमारी शादी होने वाली है। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है। पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं तो बस आपके पास ही रहना चाहती हूँ। देखो बेटी, अब तुम्हारे लिए रिश्ता आया है तो इसे इनकार मत करो और खुशी खुशी शादी करके यहाँ से विदा हो जाओ। एक ना एक दिन तो तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना ही है। रमेश अपनी 5 बेटियों को बहुत प्यार से समझाता है, जिसके बाद कुछ दिनों में उसकी 5 बेटियों की शादी हो जाती है। लेकिन उसकी 5 बेटियों के अंदर एक खासियत होती है। किसी की नाक लंबी, किसी की आंख बड़ी, तो किसी के हाथ बड़े, तो किसी के पैर बड़े, किसी के अंदर आग वाली शक्ति। उनकी शादी के बाद वह अपने ससुराल में चली जाती है, लेकिन जो भी उन्हें देखने आता वह उन 5 की सास उर्मिला से हंसते हुए कहने लगता, अरे उर्मिला बहन, पूरी दुनिया में तुझे ये 5 अतरंगी बहुएं ही मिली। जरा इनके अंदर देख तो सही, क्या खूबी है जिसे देखते ही तूने शादी करवा दी। हाँ बहन, तू बिल्कुल सही कहती है। तेरे बेटे बहुत अच्छे हैं और तूने इतने अजीब लड़कियों से उनकी शादी करवाई है। देखिए, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए, उसके चेहरे या उसके अंदर की कमी से कुछ नहीं होता। और मेरी 5 बहुएं बहुत अच्छी हैं। अपनी सास का ये जवाब सुनकर वह 5 बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी कुछ दिन बाद अचानक से उर्मिला के 5 बेटों की फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिससे उनको बहुत भारी नुकसान पहुंच जाता है। अब मैं क्या बताऊं, जब से फैक्ट्री में आग लगी है सब कुछ खत्म हो गया है। वहाँ यहाँ नौकरी ढूंढने पर भी नौकरी नहीं मिल रही। मैं भी कई ऑफिस में गया, लेकिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में नहीं रखा। अब हमारा घर किस तरह चलेगा?
अरे चिंता मत करो, कोई ना कोई तो हल निकलेगा ही। अरुण, हम ऐसे कब तक हाथ पे हाथ धरकर बैठ सकते हैं? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उन 5 भाइयों की ये बातें वो पांचों, राधा, सोनम, शगुन, आरती और ममता सुन लेती हैं, जिसके बाद वह अपने पतियों की मदद करने के लिए सोचती हैं। अगर हम पांचों मिलकर अपने पतियों और अपने सास ससुर की मदद करें तो ये घर पहले की तरह चलने लगेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम इतने गरीब देखते हैं कि हमें कोई नौकरी पर भी नहीं रखेगा। इसी से मुझे एक आइडिया मिला, क्यों ना हम लोगों को अपने अजीब गरीब होने की वजह से मनोरंजन करना शुरू करें, जिससे हमें पैसे मिल सकते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस बात का पता अगर घर वालों को चल गया तो वो हमें क्या कहेंगे? उस बात की टेंशन तुम मत लो, हम इस गांव में नहीं दूसरे गांव में जाकर लोगों का मनोरंजन करेंगे। उस दिन के बाद से रोज वह पांचों पहले दूसरे गांव में जाकर लोगों का मनोरंजन करने के लिए अपनी अपनी खूबियों से कुछ न कुछ करके दिखाती और आग से उन्हें छोटे मोटे जादुई करतब करके दिखाती, जिससे लोग उन्हें पैसे देते और वहां से चले जाते। इसी प्रकार वह सुबह से शाम तक खूब सारा पैसा कमा लेती और वापस जब घर लौटती हैं तो वह सारा पैसा लेकर अपनी सास के हाथ में रख देती है। तुम पांचों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? माँ जी, हम पांचों बहनों को एक सिलाई कंपनी में काम मिला है, वहीं से हमें ये पैसा भी मिला है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आज तो तुम पांचों ने कमाल कर दिया। ऐसे ही अब हर रोज वह पांचों दूसरे गांव में जाकर करतब दिखाती और पैसा कमाकर अपनी सास को दे देती, जिसकी वजह से उनका घर चल पा रहा था। एक दिन जब वह पांचों दूसरे गांव में करतब दिखा रही होती हैं, तो उन पांचों के पति उसी गांव में काम ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे ये भीड़ कैसी लगी है, चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही वह पांचों वहां पहुंचते हैं, वह अपनी पत्नियों को देखकर हैरान रह जाते हैं और गुस्से से आग बबूला होकर वापस घर लौट आते हैं। जैसे ही शाम को उन पांचों की पत्नी आती हैं, वह अपनी माँ को बुलाकर उनकी हकीकत अपनी माँ के आगे रखते हैं। अब बस यही दिन तो देखने के लिए रह गया था, हमारी पत्नियां लोगों को सर्कस दिखा रही हैं। तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अरे कोई चोरी तो नहीं कर रही और किसी की 2 बातें तो नहीं सुन रही। जो कर रही हैं अपनी मेहनत का काम कर रही हैं। मुझे मेरी बहुओं के ऊपर नाज है। उर्मिला अपने पांचों बेटों को बहुत अच्छे से समझाती है। ये सब देखकर उसकी 5 बहुएं बहुत खुश होती हैं। उस दिन के बाद से वह पांचों अपने ही गांव में करतब दिखाना शुरू कर देती हैं। कुछ समय बाद जब उन पांचों के पतियों की नौकरी लग जाती है तो वह पांचों ये काम छोड़ देती हैं और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक सास की 5 धर्म वाली बहू। पार्वती के 5 बेटे थे। पांचों की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अलग अलग शहरों में नौकरी कर रही थी। जहां बड़ा बेटा अमन मुंबई महाराष्ट्र में, तो वहीं दूजा बेटा राहुल बंगाल में, तो तीसरा बेटा राजीव पंजाब के पठानकोट में, तो वहीं चौथा बेटा कौशल केरल में जॉब करके अपनी जीविका चला रहे थे। अंतिम बेटा 5वां सूरज अपनी माँ के साथ ही रहकर काम कर रहा था। एक दिन पार्वती सूरज से उसकी शादी की बात छेड़ते हुए कहती है, सूरज बेटा, अब तू सयाना हो चुका है, इसलिए मैं सच कह रही थी कि क्यों ना तेरी शादी से शुरुआत कर दी जाए। इस पर सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ मैं एक लड़की को चाहता हूँ, लक्ष्मी नाम है उसका। वाह मेरे लाल, अब ये जुग जमाना आ गया है कि बेटे खुद ही बहू चुन रहे हैं। खैर तूने प्रेम प्रसंग विवाह रचाने की सोच ही ली है तो तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। सप्ताह भर के भीतर ही पार्वती सूरज की शादी पास के गांव में रहने वाली लक्ष्मी से कर देती है। कुछ महीने बाद उसके 2 बेटे राहुल और अमन घर आते हैं। उनके अगल बगल में 2 लड़कियां खड़ी होती हैं, जिसे देख पार्वती कहती है, मेरे सपूतों, तुम्हारे साथ 2 नए चेहरे किसके हैं? माँ, ये परिणीति है मेरी पत्नी, और माँ ये आकृति है मेरी पत्नी और आपकी बहू। सच सुनकर पार्वती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहती है, इन दोनों का पोशाक पहनावा हिसाब बयां कर रहा है कि ये धोती पहने जो सामने खड़ी है ये आफत महाराष्ट्र से चलकर आई है और ये 7 मीटर की साड़ी पहने बंगालन बंगाल से चलकर आई है। उड़ी बाबा सासू माँ, तुम्हारा माथा तो बड़ा तेज है। अरे बंद कर अपनी ये बंगाली बकैती। अरे मेरे सपूतों, ये मराठी बंगाली बहू ब्याह कर तुमने क्या सोचा था कि ये महान काम करके तुम बुलंदियों के शिखर पर चढ़ जाओगे? मैं इन अलग धर्म की बहू को कभी नहीं अपनाऊंगी।
अलग अलग धर्मों के साथ आई बहू के प्रति पार्वती अपना फैसला सुनाकर चली जाती है। अगली सुबह लक्ष्मी, परिणीति और आकृति एक साथ रसोई में कामकाज कर रही थी। तभी पार्वती जैसे ही सोकर उठती है तो कहती है, अरे ये इतनी गंदी दुर्गंध किस चीज की है? पार्वती उस बदबू को भांपकर रसोई घर का रुख करती है, जहाँ परिणीति को मछली बनाता देख उसका गुस्सा उबलने लगता है। अरे ओ मेरी बंगालन बहू, सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्क हो तेरा, मेरे रसोई घर में मांस मदिरा बना रही है। उड़ी बाबा सासू माँ, तुम्हारा भेजा क्यों खराब हो रहा है? मैं तो बस माछो झोल बना रही हूँ। अरे लक्ष्मी बहू, इस बंगालन के साथ साथ तेरी भी अक्ल घास चरने चली गई थी क्या? परिणीति, ये क्या कर दिया तुमने? अरे एक बार पूछ तो लेती, सासू माँ हमेशा से सात्विक खाना खाती हैं। तुमने ये क्या कर दिया? सारी गलती सरासर मेरे बेवकूफ बेटों की है, बहू के रूप में बला उठा लाए हैं। शुक्र है कि मेरे 2 बेटे इन 3 से दूर देश में कामकाज कर रहे हैं, उनकी शादी करके ही मैं अपने सपने को साकार कर सकूंगी। अभी पार्वती ये कह ही रही थी कि डोर बेल बजता है। जैसे ही आकृति दरवाजा खोलती है तो सामने कौशल और राजीव अपनी बीवियों की क्रिस्टीना और जारा के साथ खड़े थे। ये देखकर आकृति जोर से चीख पड़ती है, देवा रे देवा, एक आए चाल लो। अरे क्या हो गया तुझे जो इतनी जोर जोर से गला फाड़ रही है? पार्वती अपने बेटों को तो देखकर बहुत खुश होती है, मगर जैसे ही उसकी नजर उनके आजू बाजू में खड़ी लड़कियों पर पड़ती है तो इस बार वो बिना पूछे ही सब कुछ समझ जाती है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए पूछती है, अरे राजीव, ये बुरके में कौन है? माँ, ये मेरी बेगम मतलब बीवी जारा है। जैसे ही जारा अपने चेहरे पर पड़े बुरके को उठाकर मुस्लिम लहजे में उसे नमस्ते कहती है, पार्वती स्तब्ध होकर सोफे पर पसर जाती है। आदाब अम्मी जान, मैं हूँ आपकी बहू जारा। पार्वती को ऐसे देखकर उसकी 5 धर्मों वाली अलग अलग बहुएं कहती हैं। सबसे पहले परिणीति कहती है, सासू माँ पल के क्यों नहीं झपका रही है? कहीं शोक में सासू माँ की सिट्टी पुट्टी तो गुल नहीं हो गई? उड़ी बाबा, ये तो बड़ा झोल है। हे माँ, माता रानी, हमारी सासू माँ की सांसें इतनी जल्दी सपाचट मत करना। हे देवा, सासू माँ को ठीक कर दो। मैं तुम्हारे को अपने हाथों से बनाकर 5 किलो मोदक मिष्ठान परोसूंगी। ये इस मराठी बहू की जुबान है। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? उन चारों को ऐसे देखकर क्रिस्टीना अपने गले में पहना क्रूज पार्वती के सिर पर सट कर कहती है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। एकाएक पार्वती होशो हवास में आकर कहती है, अरे बंद करो अपनी ये झाड़ा फूकी। इतनी जल्दी यमराज मुझे आने की इजाजत नहीं देगा। मेरे बेबाक बददिमाग बेटों ने इस घर को धर्म का डेरा बनाने के लिए अलग अलग धर्म की बहू उठा लाए हैं, मगर तुम 5 में से कोई भी मुझ पंडिताइन पंथी पार्वती की बहू का दर्जा नहीं पाओगी। पर माँ जी, मैं तो आपके ही पार्टी से ताल्लुकात रखती हूँ। मेरा मतलब, आप अगर पार्वती हैं तो मैं भी तो इस घर की बहू लक्ष्मी हूँ। हम दोनों साथ मिलकर अपने हिंदू धर्म की हिफाजत करेंगी। अरे बस कर अपनी बातों का ढोंग। तुम 5 में से कोई भी मेरी मर्जी से इस घर में बहू बनकर नहीं आई। 5 प्रेम प्रसंग ब्याह करके जबरन मेरी बहू बनी हो, समझी? समय गुजरता है जिसके साथ गणेश चतुर्थी का पड़ाव पास आ जाता है। इस खुशी में आकृति खूब सारा खान पान बनाती है। अरे मेरी मराठी बहू, इतने सारे पकवान किस खुशी में बना रही है? अरे सासू माँ, आज आपके बेटे की विदाई जो है। अरे क्या बकती है, भांग मिले मोदक मिष्ठान खा लिए है क्या? माँ जी, गणेश जी के माँ का नाम पार्वती है, तो इस नाते हुई ना आप माँ। आज गणेश चतुर्थी है ना, इसलिए मैं बप्पा की विदाई का बंदोबस्त कर रही हूँ। वैसे आप चाहें तो इस नेक काम में मेरा हाथ बटा सकती हैं, बड़ा पुण्य मिलेगा। पार्वती आकृति की मदद करती हुई कहती है, तेरा हाथ बटा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे अपना लिया। धीरे धीरे पार्वती अपनी 5 धर्मों वाली बहू के साथ घुलने मिलने लगी थी। एक सांझ पार्वती तेज कदमों के साथ घर लौट रही थी। सोचा नहीं था कि लौटते लौटते इतनी सांझ हो जाएगी। दिया बत्ती का समय हो गया है। घर में घुसते ही आरती के गीत उसके कानों में पड़ते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जैसे ही जारा आरती देने के लिए पीछे मुड़ती है, पार्वती चौंक कर कहती है, अरे जारा, मेरे घर के मंदिर में तेरी हिम्मत कैसे हुई कदम रखने की? तेरा और मेरा भगवान अलग है, नाश भ्रष्ट कर दिया मेरे मंदिर को। अम्मी जान, चाहे मंदिर मस्जिद या गिरजाघर हो, मगर वहाँ बसने वाला भगवान एक ही है। ये तो इंसान की हिमाकत है कि कोई उन्हें मूर्तियों में पूजता है तो कोई मन के भीतर, कोई अल्लाह कहकर इबादत करता है तो कोई देवी कहकर आरती करते हैं। जारा की सच्ची बातें पार्वती को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देती हैं।
उस रात पार्वती अपनी 5 धर्म वाली बहुओं के बारे में सोचते सोचते सोब के सागर में डूब जाती है। वो सप्ताह भर के लिए बिछौना पकड़ लेती है। ये देखकर उसकी 5 बहू बैठकर आपस में बात करती हैं। कहीं न कहीं सासू माँ के इस हाल के जिम्मेदार हम 5 ही हैं। जिस धर्म के बारे में सोच समझकर सासू माँ को शोक हुआ है, वह बारी है उसे मिटाने की। 5 बहुएं अपने धर्म के अनुसार पहरावा पहनकर पार्वती के पास आकर अपने भगवान से प्रार्थना दुआ करती हैं। जहाँ ज़ारा 5 पहर की नमाज पढ़ती तो वहीं क्रिस्टीना 3 पहर जीसस से प्रार्थना करती और अंत में पार्वती सदमे से बाहर आकर पछतावा जाहिर करते हुए कहती है, मैंने हमेशा तुम 5 को तुम्हारे धर्म के लिए कितना कोसा, मगर तुमसे मुझे जरा भी तकलीफ में देखा ना गया। तुमने आज ये जाहिर कर दिया कि इंसान धर्म से नहीं बल्कि कर्म से बड़ा होता है। इस तरह अंत में पार्वती अपनी 5 भिन्न भिन्न धर्मों वाली बहुओं को स्वीकार कर लेती है। टीचर बहू स्टूडेंट सास। जहां देश आगे बढ़ रहा है, आज भी कई ऐसे गांव हैं जो विकास और सोच में पिछड़े हुए हैं। ऐसा ही एक गांव है सहरसा, जहां ना तो कोई विद्यालय है, ना ही शौचालय, ना ही कोई विकास, क्योंकि सरपंच की सोच ही ऐसी है। चलिए एक नजर उनकी सोच पर डालते हैं। अरे औरतों के कदम घर में शोभा देते हैं। समय के साथ साथ सभी शहरी बेशर्म की हदें पार किए जा रही हैं। बहुओं को बाहर कामकाज करने पर भेजते हैं। ससुर के नाती जानते नहीं कि बहू बेटियां पतंग की जैसी होती हैं। जरा सी ढील दे दो तो हाथों से छूटने की कोशिश करती हैं। सरपंच जी, मेरे हिसाब से तो आपकी सोच सरासर गलत है। अरे ऐसा किस वेद पुराण में लिखा है कि बहुओं को बेड़ियों में बांध कर रखो? शायद आपके इसी सोच के चलते हमारा गांव सहरसा सारे गांव से पीछे छूटता जा रहा है। ये है कमला, जिसने शिक्षा के एक शब्द नहीं पढ़े, मगर उसकी सूझबूझ और सोच गांव में सबसे भिन्न है। शायद इसी सोच के मारे उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। एक सांझ जुगल शिक्षा के साथ गांव लौटता है। माँ, ये शिक्षा है। अरे तू इतने सहमे स्वर में क्यों बोल रहा है? शिक्षा के गले में पड़ा मंगलसूत्र और मांग में पड़ा सिंदूर साफ तौर से बयां कर रहा है कि ये मेरी बहू है। आपको हमारी शादी से कोई आपत्ति नहीं? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरे इस गंवारों के गांव में शहर से शिक्षा आई है। शिक्षा अपनी सास का आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद वो तीनों हंसी खुशी रहना शुरू करते हैं। देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। फिर एक शाम। सासू माँ, सारा दिन आप एकदम खाली रहती हैं? बहू, सारा काम तो तू ही कर देती है, जिस कारणवश तेरी सास के पास घुइयां छीलने का भी काम नहीं। माँ जी, आप पढ़ना क्यों नहीं शुरू करती? अरे शिक्षा बहू, बौरा गई है क्या? इस बुढ़ापे में मैं भला पढ़ लिख कर क्या करूंगी? सासू माँ, पढ़ने लिखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। अपने बीए पढ़ी हुई बहू का फायदा उठाइए। अगर आप पढ़ेंगी तो आपकी देखा देखी गाँव की औरत भी पढ़ाई के प्रति रुचि रखेंगी। हम दोनों सास बहू के इस शुरुआत से इस गांव में बड़ा बदलाव आ सकता है। ठीक है मेरी टीचर बहू, अब से तू मेरी टीचर, मैं तेरी स्टूडेंट। कमला स्टूडेंट बनकर अपनी टीचर बहू शिक्षा से प्रत्येक सांझ पढ़ने लगती है, मगर जल्द ही इस बात से पूरे सहरसा गांव में सनसनी मच जाती है। कहीं औरतों की मंडली में बातें बनती हैं, तो कहीं मर्दों के बीच। एक शाम जब दोनों सास बहू बाजार की ओर अग्रसर हो रही थीं, तो चंदा और झुमरी उन्हें रोककर कहती हैं, कहाँ जा रही है ये टीचर बहू और स्टूडेंट सास की सवारी? धनिक हम दिनों औरतन को भी स्वर व्यंजन का पाठ पढ़ाई दो बबुनी। शिक्षा झुमरी के स्वांग में आकर कहती है, हाँ झुमरी मौसी, क्यों नहीं, आप भी कल शाम को मेरे घर आ जाइएगा। मैं सासू माँ के साथ आपको भी पढ़ा दूंगी। धत्तेरे की, बंद कर आपन बकैती। अरे कैसन सास है तू कमला, कहाँ तो के आपन बहुरिया पर ससुराल के शासन का दबदबा बनावल चाहत रहे, तू स्टूडेंट बनकर पढ़ाई के पाठ पढ़त है, शर्म नहीं आवत है? अरे जो करे शर्म उसके फूटे करम। अरे मैं तो कहती हूँ तुम सब भी पढ़ना शुरू कर दो। चल झुमरी, हमें नहीं पढ़ना कोई पाठ। सरपंच जी को खबर लग गई ना, सांस लेने पर आफत कर देंगे। सप्ताह भर के भीतर ही यह खबर सरपंच के पास पहुंचती है। अरे क्या हुआ रामुआ, तेरा मुंह कद्दू के जैसा काहे लटका है? सरपंच जी, कमला की बहू शिक्षा टीचर बनकर अपनी सास को पढ़ाई लिखाई में ट्रेंड कर रही है।
अगर ऐसा ही रहा तो कल को हम सभी की मेहरियां भी कहीं शिक्षा आंदोलन न कर दें। शिक्षा का संक्षेपण सुनकर सरपंच का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सारे गांव समेत सास बहू के पास आता है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ कमला, तुम अपनी बहू से पढ़ रही हो? अब मेरी बहू बीए पढ़ी लिखी है और मैं अंगूठा छाप, इसलिए वो अपने सास को पढ़ा कर काया पलट कर रही है। अरे तुम्हारी बेशर्म बहू की बदौलत अगर गांव की किसी भी दोगाई ने बगावत की तो भला नहीं होगा, इसलिए बंद करो ये। सरपंच जी, वो प्रचार नहीं सुना क्या आपने? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सप्ताह भर के भीतर ये पढ़ाई लिखाई बंद नहीं की तो तुम दोनों सास बहू को उठाकर गांव की सीमा से बाहर फेंक दूंगा। सरपंच जी, आपके खोखले धमकियों से हम सास बहू नहीं डरने वाली, चाहे तो आप अपने एड़ी चोटी का जोर आजमा कर भी देख लीजिए। सास बहू के हौसले के सामने सरपंच के स्वर फीके पड़ जाते हैं और वो थक हार कर वहां से चला जाता है। इधर कमला रोजाना स्टूडेंट बनकर अपनी टीचर बहू से पढ़ाई की ट्रेनिंग लेने लगी थी। वेरी गुड माँ जी, आपने 2 दिन में ही संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण भी सीख लिया। अब एक उदाहरण देकर जरा मुझे क्रिया विशेषण समझाइए। ठीक है बहू। झुमरी झूम झूम कर सारे गांव में सास बहू की पढ़ाई की खबर फैलाती है। इसमें विशेषण है झुमरी का झूमर और क्रिया है खबर फैलाना। वाह मेरी स्टूडेंट सासू माँ, क्या सॉलिड एग्जाम्पल दिया है। वह दिन दूर नहीं जब तेरी सास पटर पटर अंग्रेजी के शब्द भी बोलेगी। कमला की पढ़ाई में बढ़ी रुचि और बदली बेहतरता को देखकर कल तक जो औरतें अपनी बुरे बोलबाले से उसे नीचे दिखाती थी, आज वो सास की सराहना करते नहीं थक रही थी। चंदा, लगता है हम बुरबकिये कर दीस। अरे कमला गोरी मेम के जैसे अंग्रेजी छाटे लागल है। अब तो हमरा भी मन करता है कि कमला बहू की शिक्षा की आड़ी बाड़ी में दाखिला ले लें। बेबाक बेअकल लुगाई, आड़ी बाड़ी में बच्चन पढ़ते हैं, शिक्षा की ट्रेनिंग टीचर कहते हैं। दोनों सास बहू शिक्षा के पास आकर पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि जाहिर करती हैं। अरे शिक्षा बहू, हम दोनों को भी पढ़ा दे। हाँ बहू, आज हमके बुझा गई कि जीवन माँ शिक्षा का मूल सर्वोपरि है। तुम दोनों फिर से कोई स्वैंग तो नहीं रचा रही? अरे शिक्षा की देवी सरस्वती की सौगंध, हम पढ़े के चाहते हैं। हम कल रेडियो प्रसारण पर सुने रहे कि शिक्षा ही सफलता की सीढ़ी है। शिक्षा सच्ची लगन से तीनों को पढ़ाने लगती है। ऐसे कि कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक रोज झुमरी को जाता देख उसका पति रमुआ कहता है, अरे झुमरी, इतना झूम झूम कर कहाँ जाते हैं? अरे हम कमला के पतोहू के पास पढ़े जाते हैं। ये सुनकर रमुआ गुस्से से बिलबिलाते हुए कहता है, अरे का बोलत है ससुरी, तो के भी वो कल मुही कमला के जैसन पाठ पढ़े के खुमारी चढ़त है रे। तेरे कदम दहलीज से बाहर पड़े तो काट कर बोरी में भर दूंगा। बस, अरे हम औरत हैं, तो हर हाथ के कठपुतली नहीं जो जब चाहे जैसन चाहे नचाओगे। बहुत बकैती सीख गई है तू। आज तो के दो मैं से एक को चुनैनी पड़ी। तोरे खातिर पढ़ाई जरूरी है कि पति? अरे एक औरत के आपन कोनो खुशी नहीं होते का? पहले मायके के मान मर्यादा, फिर ब्याह के बाद ससुराल और सास के शासन और अंत में पति के प्रताड़न। हर जन उके पिंजरा में कैद करे चाहत हैं। का औरत के उड़ान भरे का हक नहीं? झुमरी का सच्चा संक्षेपण रमुआ को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देता है। अब धीरे धीरे गांव की सभी सास स्टूडेंट बनकर शिक्षा से पढ़ लिख कर सही फैसले लेना सीख जाती हैं, जिसे देख सरपंच सभी को सभा में बुलाता है। शिक्षा, मैं तुम्हारे हौसले की सराहना करता हूँ। तुमने न सिर्फ मेरी सोच बल्कि इस पिछड़े गांव समेत पतियों के पर भी काट कर रख दिए। मैं कुछ समझी नहीं सरपंच जी। सहरसा में तुम्हारे आने से पहले मुझ सरपंच के पास आए दिन गांव के दंपत्ति के कलेशों का दुखड़ा धंधा आता था, मगर सचमुच ये शिक्षा का ही प्रभाव है कि गांव की सभी औरतों के शब्द सयानों में हो गए हैं। साथ ही उनका पतियों का झूठा पुरुषार्थ भी जड़ से खत्म हो गया है। अब सहरसा गांव में विद्यालय होगा जहां की टीचर तुम होगी शिक्षा। ये खुशखबरी सुनकर गांव की सभी स्टूडेंट सास से लेकर उनकी बहू स्टूडेंट भी शिक्षा को बधाई देती हैं। दोस्तों, कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, उसके लिए छोटे कदमों से शुरुआत करनी पड़ती है, जो शिक्षा और उसकी सास ने किया था, जिसके चलते आज अब तक
कल का पिछड़ा हुआ सहरसा आज पढ़े लिखे की श्रेणी में शुमार है। अरे चल मंटू, जल्दी से मेन काम में बदल कर दिखा, हाल तो जलाल तो रूप बदल दे तू। एक बड़ी भीड़ ने जादूगर अजूबे को चारों ओर से घेरे हुए था। उसका करतब देखकर लोग बहुतेरे बखान करके थोड़े बहुत पैसे देकर चल देते हैं, जिसे लिए जादूगर अपने घर आता है, जहां उसकी पत्नी पवित्रा कहती है, क्या हुआ जी, आपका चेहरा कुमलाया हुआ क्यों है? अरे पवित्रा, प्रत्येक दिन दर्शकों को अथक कौतुक करतब दिखाने के बावजूद भी ये चंद चिल्लर नसीब होते हैं। अरे जादूगरी में सैकड़ों जोखिम के बावजूद विशेष कमाई नहीं होती, तो चेहरा कुम्हलाएगा नहीं तो क्या होगा? परेशान ना हो जी, ये बुरा दौर भी बीत जाएगा। अरे पवित्रा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक पुत्र जन कर दो, ताकि हम पिता और पुत्र मिलकर आने वाले भविष्य में अपने कौतुक करतब से खूब कमाई करें। इसके पश्चात पवित्रा प्रत्येक वर्ष गर्भवती होकर बेटियां जनती है। ये सिलसिला 5 सालों तक चलता है। अब अजूबा और पवित्रा 5 बेटियों के माता पिता बन चुके थे। अजी, मैं किसी काबिल नहीं, आपको एक पुत्र सुख भी ना दे सकी। अरे खुद को क्यों दोष देती हो? हम दोनों दंपत्ति पिछले 5 सालों से इसी प्रयास में तो लगे हैं। क्या पता भगवान की यही योजना हो कि मेरा भाग्य मेरी 5 बेटियों के हाथ में ही बंधा हो, इसलिए हमें पुत्र प्राप्ति न हुई हो। समय गुजरता है। जादूगर अजूबा रोजाना कोसों दूर जाकर अपने कौतुक करतब करके जो कमाई करके लाता, उससे सभी का पेट पालता। कुछ सालों बाद, अरे देखते ही देखते 5 साल का पड़ाव पार हो गया। समय दस्तक दे चुका है जब मैं अपनी बेटियों को उनके नाम के अनुसार उन्हें जादूगर की कला से अवगत कराऊं। नीरा, अग्नि, दीपिका, अनुजा, नेत्रा, अपने पिता के पास आओ बेटा। जादुई पिता की पुकार सुनकर 5 उसकी ओर अग्रसर होती हैं। अजूबा हर एक दिन सप्ताह उन्हें जादू की जानकारियां दिए चला जाता है। देखते ही देखते 5 वर्ष और पूर्ण हो जाते हैं। नीरा, तुम इस जादूगर पिता की पहलौटी संतान हो, इसलिए तुम अपने मुंह से पानी का कौतुक करतब दिखाओगी। अग्नि, तुम आग का कौतुक करतब दिखाओगी। अग्नि, ज्वाला तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। दीपिका, तुम अपने तार जैसे लंबे कद से कौतुक करतब दिखाओगी। अनुजा, तुम अपने बौने कद से दर्शकों को सर्वाधिक हर्षोल्लास से भरोगी। और नेत्रा, जिस अंधेर नगरी को भी आंख भरकर देखेगी, तुम्हारी कौतुक करतब से वो रोशनी से उजागर हो जाएगी। जाओ और जाकर 5 बहनें अपने जादुई कौतुक करतब का प्रयोग करो। 5 जादुई बहनें एक साथ निकल पड़ती हैं। अगर हम 5 बहनें इस भरे बाजार में अपना जादुई करतब दिखाएं, तो हम कई गुना ज्यादा कमाई कर सकते हैं। हाँ चलो। 5 बहनें बीच बाजार अपना जादू दिखाना शुरू करती हैं। जहां अग्नि आग के अंगारे, वहीं नीरा जल का झरना बन जाती है और बौनी बहन अनुजा कहती है, जादुई बहनों का खेल निराला, एक अग्नि का ज्वाला, दूजी पानी का प्याला, आओ आओ दर्शकों। देखते ही देखते जादुई बहनों का कौतुक करतब देखने के लिए भीड़ भड़ाका जमा हो जाता है। दिन भर दोपहरी में दर्शकों को जादू दिखाकर सांझ की बेला को 5 पैसे लिए घर लौटती हैं। पिताजी, हम 5 बहनों ने अपने जादुई करतब से इतने पैसों की कमाई की है। जानते हैं पिताजी, जब अग्नि और नीरा जीजी अपने मुंह से आग पानी की बौछार कर रही थी, तो लोगों ने हम जादुई बहनों का खूब बखान किया। जुग जुग जियो मेरी बच्चियों, ऐसे ही अपने जादूगर पिता का नाम रोशन करना। फिर एक दिन अजूबा और पवित्रा गांव की सीमा से बाहर जा रहे थे, जहां दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो जाता है। ये खबर सुन 5 बहनें बोलती हैं, शायद इसी बुरे मंजर के लिए हमारे पिता ने हम बहनों को जादू का करतब सिखाया था। सभी बहनें अपने जादुई खेल करतब को पेट भरने का जरिया बना लेती हैं। एक रोज जब 5 सड़क पर दर्शकों को जादू दिखा रही थीं, तभी वहां सुलोचना आती है। लंबी बहन चुए आसमान की तराई को, बौनी बहन करे अपनी बड़ाई खुद। क्या देखा है दर्शकों ऐसे कौतुक करतब की लड़ाई। जादुई बहनों का कारनामा देख सुलोचना अपना स्वार्थ साधते हुए सोचने लगती है, किसी तरह अगर ये कौतुक करतब दिखाने वाली जादुई बहनें मेरी बहू बन जाएं, तो मुझ बुढ़िया के बुरे दिन बदल जाएंगे और बहू बनने के बाद इनकी बागडोर मेरी बुलंदियों का कारण बनेगी। सुलोचना उनके घर का पोह पता करके अगले दिन शगुन के संग उनके पास चलकर आती है। जी आप कौन?
बेटी मैं तुम पांचों बहनों को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तुम पांचों का सादगी स्वरूप मुझको भा गया है। मेरी बहू बनकर मेरे बेटों और मुझ बुढ़िया का भाग्य संवार दो। पांचों बहनें स्वार्थी सुलोचना के चिकनी चुपड़ी बातों में आकर शादी के लिए हामी भर देती हैं और शादी करके सुलोचना की बहू बनकर ससुराल आती हैं। 2 दिन बाद, अरे ओ मेरी जादुई बहुओं, जाओ जाकर अपनी जादुई कला से कमाई करके पैसे लाओ। मगर माँ जी, हमारे पतियों के रहते हम क्यों कमाएं? सासू माँ सोचिए, जब हम बहुएं बाजार के बीच जादू का करतब दिखाएंगी तो लोग आपके बारे में बातें नहीं बनाएंगे? अरे बंद करो अपनी बकैतियाँ। तुम पांचों बहनों को इसलिए बहू बनाया था मैंने ताकि घर बार चले। अब निकलो और सांझ की बेला से पहले मत आना। पांचों बहनें बतियाते हुए बाजार की ओर अग्रसर होती हैं। सोचा था ब्याह के बाद हम बहनों को बाजार के बीच करतब करने फिर नहीं जाना होगा। जी तो करता है अपनी जादुई जुबान की ज्वाला से स्वार्थी सास को फूंक दूं। शायद हम पांचों बहनों के भाग्य में जादू का करतब करके ही पेट पालना लिखा है। पांचों बहनों की निगाह एक चौरस पत्थर पर पड़ती है, जिस पर खड़ी होकर वो अपना जादुई कारनामा करने लगती है। अग्नि के मुंह से आग निकलती तो नीरा जल का सोता बहाती। बौनी और लंबी बहनें लाजवाब बार बार लंबी छोटी होकर लोगों का दिल बहलाकर मिले पैसे लिए घर आती हैं। ये लीजिए सासू माँ, हम बहनों के जादुई करतब से आज कुल मिलाकर इतनी कमाई हुई है। शाबाश मेरी सर्वगुणी बहुओं, ऐसे ही जिन्न का जादू करते रहो। समय गुजरता है। पांचों बहुएं प्रत्येक दिन दोपहरी बीच बाजार सड़क स्थलों पर अपने जादुई कौतुक करतब से कमाई करके सांझ को पैसे सुलोचना को देती। एक सांझ जब वो पांचों घर लौटती हैं तो उनके घर के इर्द गिर्द लोगों की बड़ी भीड़ खड़ी होती है। उनका घर आग से धू धू कर रहा होता है। कब से हम तुम पांचों पतोहू के राह निहारत रहे बिटिया, जाने कैसे तुम्हारे घर में आग लगी। तुम पांचों का परिवार अंदर आग से जंग लड़त है। अरे झुमके, आग की लपटें बढ़ती देखकर तो लग रहा है कि सुलोचना और उसके सपूत का अंग भंग होकर अस्थियों में बदल गया होगा। एकाएक आग को चीरती हुई सुलोचना की बुलंद चीख बहुओं को सुनाई देती है। बहू बचाओ बचाओ। शायद इसी पलचन के लिए हम पांचों ने जादू सीखा। अग्नि, जल्दी से जाकर दरवाजा तोड़ो। दीपिका, अपना कद बढ़ाकर मुझे अपनी हथेली पर उठाओ। और नेत्रा, तुम मेरी आंखें बनोगी। अपनी रोशनी से अंदर की इस रात की बढ़ती बेला को सवेरा कर दो ताकि हमारा काम आसान हो। आंखें बने मेरा बसेरा, सांझ से हो जाए सवेरा। नेत्रा के जादू से सांझ की बेला सवेरे में बदल जाती है। आग को तारती बघाड़ती बहू अग्नि दरवाजा तोड़ती है, जिसके बाद दीपिका नीरा को अपने हाथ पर उठाकर लंबी होती है। जैसे खड़ा है गांव में खंबा, हो जाए मेरा कद लंबा। ये कहते ही दीपिका का कद एकाएक लंबा हो जाता है। फिर नीरा कहती है, हो जाए मेरा मुख जलधार, जल की करूं बदरा बौछार। नीरा का मुंह जल का सोता बनकर बरसने लगता है। सुलोचना अपने बेटों समेत सुरक्षित बाहर निकल आती है। सारा घर ध्वस्त हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, हम बहुओं के मायके का पड़ाव पास ही है। सुलोचना अपने बेटे बहुओं के साथ उनके पिता के पुराने घर आती है। अरे बहू, ये घर तो अंधेर नगरी बन गई है। नेत्रा अपने आंखों के जादू से पूरे घर में रोशनी भर देती है। पांचों बहुएं अपनी सास की सेवा बड़ी करती हैं। कुछ दिन बाद, सासू माँ, सप्ताह भर हो चला है, हम पांचों बहुएं जादू दिखाने जा रही हैं। सांझ तक आ जाएंगी। बहुओं, अपनी स्वार्थी सास को माफ कर दो। अब तुम्हें कहीं जाकर करतब करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पति को अपनी जिम्मेदारी का पाला पड़ गया है। अब मेरी बहुएं सिर्फ ससुराल की बागडोर संजोएंगी। ये सुनकर पांचों बहुओं के चेहरे चमक उठते हैं और वो अपने ससुराल में सुकून से रहने लगती है। ब्यूटी पार्लर वाली गरीब सास बहू। घर के बाहर दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा हुआ है और बाराती नाच रहे हैं। श्वेता जब अपनी बहन को लेने जाती है तो वो बिल्कुल तैयार नहीं होती है और निशा कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो मेकअप करना आता ही नहीं। मेरी मेकअप वाली भी नहीं आई। अब मैं कैसे तैयार हूँ? बाहर मेरे भैया की बारात रुकी हुई है, वो भी मेरी वजह से। ओहो, तो चिंता मत कर, मैं तेरे लिए मेकअप वाली लेकर आती हूँ। लहंगा पहने हुए श्वेता चुपके से बारात की दूसरी तरफ जाती है, जहाँ सारे ब्यूटी पार्लर बंद थे। तभी श्वेता राधिका से टकरा जाती है और उसे अपनी परेशानी बताती है,
तो राधिका ये बात सुनकर तुरंत उसकी बहन का मेकअप करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और उसका मेकअप कर देती है, जिसके बाद वो खुद को मिरर में देखकर कहती है, ओह माय गॉड, ये मैं हूँ। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे इतना अच्छा सजाया है। वाओ दीदी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे लगा नहीं था कि ये गरीब सी दिखने वाली आपको इतना सुंदर सजाएगी। क्या तुमने मेकअप का कोई कोर्स किया है? हाँ, ऐसा ही कह सकती हो। मुझे मेकअप करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन अब मैं ये काम नहीं करती। पर क्यों नहीं करती हो? तुमने जिस तरीके से मुझे रेडी किया है उतनी तो मेरे पास फीस भी नहीं तुम्हें देने के लिए। इट्स ओके, मुझे इसका चार्ज नहीं चाहिए। आपके भाई की शादी है, आप जल्दी जाइए। बाय। थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा तैयार करने के लिए। इसी के बाद दोनों बहनें अपनी भाई की बारात में नागिन डांस करते हुए जाती हैं। वहीं राधिका सब्जी लेकर अपने घर पहुंचती है तो उसकी सास पारो कहती है, बहू, तुझे आज सब्जी लाने में इतना वक्त कैसे लग गया? क्या कर रही थी बाहर? माँ जी, मैं जब आ रही थी तो मुझे एक लड़की मिली, फिर मैंने उसकी मदद कर दी। उसके भाई की शादी थी तो वो मेकअप कराना चाहती थी, बस मैंने उसका मेकअप किया है। तूने फिर से मेकअप का काम करना शुरू कर दिया क्या? नहीं माँ जी, मैंने उस लड़की से 1 रुपया भी नहीं लिया। और माँ जी, मैं ये काम कैसे शुरू कर दूंगी? ये मेरा शौक था और जो उस एक गलती की वजह से अब रह गया है, अब नहीं मैं करना चाहती। जा, अब व्योम को चेक कर, क्या वो ठीक तो है? जी माँ जी। ये कहते ही वो अपने पति व्योम के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है। व्योम जी, ये मेरी वजह से आपको क्या हो गया? कब आप होश में आएंगे? अब आपका इंतजार और नहीं होता मुझसे। मेरी वजह से आप कोमा में चले गए। 4 महीने से आप उठे ही नहीं। आखिर राधिका ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से उसका पति कोमा में चला गया और क्यों उसने अपने मेकअप करने के शौक को छोड़ दिया? जानने के लिए इस दिलचस्प कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं। राधिका अपने पति के सिर पर हाथ रखकर बैठी थी कि उसकी सास आकर कहती है, बेटा, अब वो तो उठने से रहा। काश हम पर इतने पैसे होते कि हम इसका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा पाते, पर हम दोनों ने सब डुबा दिया। माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से मुझे कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए। 2-4 दिन बीत जाते हैं। दोनों गरीब सास बहू जैसे तैसे अपना घर का खर्चा चलाकर रह लिया करते थे। वहीं झाड़ू पोछा का काम करके राधिका जो पैसे लाती थी व्योम के इलाज में लगा देती थी। एक दिन निशा राधिका को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाती है। तभी दरवाजा खोलने राधिका आती है और वो कहती है, आप तो वही है ना जिसके मैंने मेकअप किया था? जी, दरअसल आपके मेकअप की बहुत तारीफ हुई थी, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। मेरे पास आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी कजन की शादी है जिसमें सभी लोग आपसे ही मेकअप कराना चाहते हैं। जी मुझे माफ कीजिए, मैं ये काम नहीं कर सकती। अरे प्लीज, आप मना मत कीजिए। आपको इसके 3-4 लाख रुपए मिल सकते हैं। आप तो जानती हैं सुंदर दिखना लड़कियों को कितना पसंद है। अरे क्या हुआ बहू, इतनी देर हो गई तुझे? ये पूछते ही राधिका उसे सब कुछ बता देती है। तभी पारो कहती है, बहू हाँ कर दे, कर ले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन। माँ जी, आप जानती है ना, आपने ही तो मना किया था मुझे। और अब मैं ही तुझे हाँ बोल रही हूँ, ये सोच कि इन पैसों से व्योम का इलाज हो सकता है। राधिका उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। अगले दिन ही शादी में 25 से ज्यादा लड़कियों को तैयार करती है। किसी के बाल रोल कर रही होती है तो किसी के वैक्स कर रही होती है। कुछ दिन बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट के 4 लाख रुपए मिलते हैं। हर तरफ राधिका के मेकअप की तारीफ होती है, जिससे वो आसपास के मोहल्ले में मशहूर हो जाती है। साथ ही उन पैसों से अपने पति का इलाज करवा दिया। डॉक्टर ने ये आश्वासन दिया है कि उसका पति ठीक हो जाएगा। तभी पारो कहती है, राधिका बहू, 2 लाख रुपए अभी भी बच गए हैं। मैं सोच रही हूँ अगर तेरे मेकअप करने से हमें लाखों रुपए का फायदा हो सकता है तो क्यों ना हम छोटा सा पार्लर खोल लें। मैं भी तेरी मदद करा दूंगी, मुझे तो आता ही है। साथ ही रोज के ज्यादा पैसे भी आया करेंगे, तुझे झाड़ू पोछा करने की जरूरत भी नहीं होगी। सच माँ जी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ बहू, सस्ते मेकअप यूज करेंगे, ज्यादा महंगे वाले नहीं। ये कहते ही दोनों अच्छा और टिकाऊ वाटरप्रूफ मेकअप लेकर आती हैं और एक पार्लर खोल लेती हैं, जहां शुरुआत के ग्राहकों को 50% का डिस्काउंट मिलता है। इसी बात से पहले दिन पार्लर में बहुत भीड़ रहती है। साथ ही उसके मेकअप की हर जगह तारीफ होती है। ऐसे ही एक दिन कोई जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट उसके पार्लर में आती है और कहती है, क्या राधिका तुम ही हो? जी मैं ही हूँ। आप कौन? मैं लैक्मे मेकअप आर्टिस्ट आंचल त्रिवेदी हूँ। ओह माय गॉड, आप इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट मेरी दुकान में कैसे? बस तुम्हारा नाम सुनते सुनते यहाँ तक आ गई।
क्या तुम मेरा कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बना सकती हो, क्योंकि मेरा शूट है। एक्सक्यूज मी, क्या मेरी आईब्रो बन जाएंगी? जी जरूर माँ जी, आप इनकी आईब्रो बना दीजिए, तब तक मैं इनका हेयर स्टाइल बना देती हूँ। ये कहते ही राधिका उसका हेयर स्टाइल बनाने लगती है। तभी आंचल कहती है, तुम्हारे काम करने के तरीके से पता चलता है कि तुम कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो, मेरी तरह ही। आपने बिल्कुल सही समझा। तो ये सब छोड़ क्यों दिया? अब तक तो तुम बहुत अच्छी जगह होती। तुम्हारी सास भी पार्लर में लगी हुई है तुम्हारे साथ। मैं आपको बताती हूँ, 4 महीने पहले मेरा खुद का अच्छा सा पार्लर था। मुझे मेकअप करने का इतना शौक था कि मैं हर दिन मेकअप करती थी। मेरा मेकअप का सुरूर देखकर मेरी माँ जी को भी मेकअप करने की आदत पड़ गई। हम दोनों मेकअप करने में इतने बेशुमार हो गए कि मैंने अपने पति के पैसे को भी महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स पर लगा दिया। फिर एक दिन उनके बिजनेस को बहुत लॉस हुआ। उस बिजनेस को बचाने के लिए हम पर पैसे भी नहीं थे, इसीलिए मैंने अपना ब्यूटी पार्लर बेच दिया। उसके बाद तो हम गरीब से गरीब होते गए। इस बीच मेरे पति का एक्सीडेंट भी हो गया और अभी वो कोमा में है। ये लीजिए, बन गया आपका हेयर स्टाइल। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है मेरा। थैंक यू सो मच। ये लो तुम्हारे पैसे। इतने सारे? देखो, तुम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो और मैं तुम्हारी मेहनत का तुम्हें अदा कर रही हूँ। अब तुम्हें इस तरह दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मेरे सैलून में काम कर सकती हो। वहाँ तुम्हें जितने अपॉइंटमेंट मिलेंगे वो सब तुम्हारे होंगे। आंचल जी, मैं आपको किस तरह से शुक्रिया अदा करूं? आपने तो मेरे मन का सारा बोझ ही खत्म कर दिया। बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। एक सच्चा कलाकार ही एक दूसरे अच्छे कलाकार की पहचान कर सकता है। इस तरह राधिका आंचल के बड़े से सैलून में काम करती है, बड़े बड़े एक्टर्स को रेडी करती है। देखते ही देखते वो बहुत मशहूर हो जाती है और अपने खुद का एक बड़ा सैलून खोलती है, जिसके बाद उसका पति भी ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं।